बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? सरला ने आवाज लगाई। वो भी सारा काम निपटाने के बाद नहाने के लिए गई थी और सास की हर 2 मिनट में ऐसी आवाज सुनने की उसकी आदत पड़ चुकी थी। जरा सी नजरों के सामने से हटी कि सास चिल्लाना शुरू कर देती। इस बार आवाज कुछ ज्यादा तेज थी। कोई अनहोनी ना हो गई हो। उसने जैसे तैसे अपने ऊपर 2 मग पानी डाला और कपड़े पहनकर बाथरूम से दौड़ते हुए सास के कमरे में पहुंची। अरे मरी, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता? सरला देवी फिर चिल्लाई। क्या हुआ माँ जी? उसने डरते डरते पूछा। हुआ क्या है? दिखता नहीं कमबख्त। ये कमरे में पानी पड़ा है। आज पोछा नहीं लगाया था क्या? अभी कहीं मैं गिर जाती तो मेरी हड्डी पसली टूट जाती, सरला देवी ने चिल्लाकर कहा। लगाया तो था माँ जी, उसने धीरे से कहा। तो ये कहाँ से आ गया? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो ऐसी लड़की पर मेरा बेटा लट्टू हो गया। ना जाने कहाँ कहाँ से, बड़े बड़े घरों से उसके लिए रिश्ते आ रहे थे। अच्छा, अब चल, जल्दी से इसे साफ कर दे, सास ने चिल्लाते हुए कहा। उसको पता था कि नहाने जाने से पहले ही उसने पूरा घर साफ किया और ये फल जानबूझकर उसकी सास ने ही उसे तंग करने और ताने सुनाने के लिए गिराया है। फिर भी उसने बिना कुछ बोले गिरे पानी को साफ कर दिया और अपने कमरे में आकर आराम से बैठ गई और सोचने लगी। सास की चिल्लाहट अब कौन से काम के लिए बुलाने वाली होगी? उसके लिए कोई आज की बात नहीं थी। जब से वो शादी कर इस घर में आई थी, उसके पति के ऑफिस जाते ही ये रोज का नियम था। आज किसी बात पे, कल किसी बात पे। बस उसकी सास को तो एक बहाना चाहिए था। अगर नहीं मिलता था तो बहाने बनाने की कला में तो वो माहिर थी। इस रोज रोज की किचकिच से अक्सर वो तंग आ जाती थी। पर कुछ पति के प्यार, कुछ सास की उम्र और कुछ घर की नई बहू होने की वजह से सब बर्दाश्त कर रही थी। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उसके खुद के वजूद में इतना परिवर्तन कब और कैसे आया। उसको यह भी याद नहीं कि कब उसने अपने घर में उसके माँ और पिता ने कभी भी उससे ऐसे सुर में बात की। अपनी स्कूल और कॉलेज के दिनों में तो वो बिंदास लड़कियों में से एक थी। पूरे स्कूल और कॉलेज में कहीं भी किसी के साथ कोई गलत बात होती तो वो लड़ने के लिए सबसे आगे खड़ी मिलती थी। किसी के भी हक के लिए वो पूरे सिस्टम से लड़ जाती थी। पर आज अपने ही खिलाफ हो रहे अन्याय को चुपचाप सह रही थी। सोचती थी कि क्या यही शादी के मायने होते हैं, जब एक लड़की को अपने स्वाभिमान और सम्मान को एक नए परिवार की सूली पर चढ़ा देना पड़ता है। शाम को पति के आने पर बहुत सारी बातें कहने का मन होता था। एक दो बार कही भी थी, पर एक तो थके होने से वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। और फिर अपनी माँ के खिलाफ वो एक भी शब्द नहीं सुन सकते। उनकी माँ भी अपने बेटे के सामने उससे बड़े दिखावे के साथ बात करती थी। पर जैसे ही बेटा घर से बाहर निकलता था, उनके तेवर बदल जाते थे, जो उसे समझ में ही नहीं आता था कि एक इंसान पल भर में 2 तरह के व्यवहार कैसे कर सकता है। सरला देवी को सबसे ज्यादा तकलीफ तो उसकी शादी में मिले दहेज से थी। जबकि उसके माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी में खर्चा किया, लेकिन दहेज में या दूसरों से कुछ भी मुफ्त में मिले, उम्मीदों और अभिलाषाओं का कोई भी अंत नहीं होता। हर चीज कम लगती है और उनके आने पर सबसे पहले उन्होंने घर की महारिन की छुट्टी कर दी और घर में उसके कदम रखते ही हाथों की मेहंदी का रंग छूटने के पहले ही बाकी कामों के अलावा भाई के सारे काम भी उसके ऊपर आ गए। और सरला देवी ने कभी भी उसे एक नौकरानी से ज्यादा नहीं समझा। कुछ ऐसी ही जिंदगी कट रही थी उसकी। रोज कोई ना कोई बखेड़ा होता और वो रोज शांतिपूर्वक उन्हें संभालने की कोशिश करती हुई सोचती थी कि जल्दी ही अपने पति और सास के साथ बैठकर शांति से इसका हल निकालना पड़ेगा। बस रोज की ऐसी दिनचर्या में सबके साथ बैठकर बात करने का समय ही नहीं मिल पा रहा था। एक दिन वो रोज की तरह सुबह झाड़ू लगा रही थी, जब सरला देवी अपने बिस्तर के किनारे बैठी स्वेटर बुन रही थी। अचानक जैसे ही वे झाड़ू लगाते लगाते उसके पास पहुंची, उसने बिना कुछ देखे बहू को जोर से लात मारी और चिल्लाई। अरे कुछ अकल भी है या घास चरने गई है? जब मैं कुछ कह रही होती हूँ या कर रही होती हूँ तभी तुझे काम सोचता है। अभी ही मेरे कमरे में झाड़ू लगानी थी तुझे। क्या तुझे नहीं पता कि मुझे धूल से कितनी एलर्जी है? ये आज का नया बहाना था उसे तंग करने का, क्योंकि घर में रोज ही ऐसे काम होते थे और पहले कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। फिर भी
वो भी अपनी सास के व्यवहार को जानते हुए थोड़ा संभल के काम करती। वो उनके द्वारा दिखाई गई जगह पर सफाई करने के लिए जैसे ही थोड़ा झुकी, ना जाने किस झोंक में सरला देवी ने जोर से पैर चलाया और बहू के कंधे पर जा लगा। जब तक वो खुद को संभालती, उसका सर दीवार के जा टकराया और गिर पड़ी। सरला देवी चिल्ला उठी, क्या हुआ कलमुही, मर गई क्या? उठ क्यों नहीं रही? बचा हुआ काम कौन करेगा? चल उठ। वो उनकी वो कुछ बातें सुन तो रही थी, समझ में भी नहीं आ रहा था उसको। बड़ी हिम्मत करके जैसे तैसे वो उठने की कोशिश कर ही रही थी कि सरला देवी ने फिर ठोकर मार दी और सिर दोबारा दीवार से जा टकराया। इस बार बहू बेहोश हो गई थी। सास बड़बड़ाते हुए उसे कोसती रही। जब नहीं उठी तो सरला देवी के हाथ पैर फूलने लगे और तुरंत अपनी बेटी को घर आने के लिए फोन किया। पति उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया तो सरला देवी भी साथ साथ आई और एडमिशन कराने के समय भी बड़बड़ाती जा रही थी। सब पता है इसके क्रिया चरित्र का, सब करने कराने और मुझे तंग करने के नाटक है इसके, जिससे घर में कोई काम न करना पड़े और हम सब इसकी सेवा करते रहे। यूं तो उसका बेटा काफी दिनों से घर में जो चल रहा था सब देखकर समझ रहा था, पर आज माँ कैसे में होंगे देख कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया। लेकिन उस समय उसने अपनी पत्नी की जान बचाने की पड़ी थी। डॉक्टर की तमाम कोशिशों के बावजूद सिर के अंदर कोई नस फट जाने से पहले तो वो कुछ दिन कोमा में रही और अगले एक ही सप्ताह में उसने दुनिया छोड़ दी। वक्त के साथ साथ बातें कहाँ छुपती हैं। धीरे धीरे पड़ोसियों की जुबान पर उसके प्रति, सरला देवी के बुरे व्यवहार के प्रति बातें सामने आने लगी, जिसमें सरला देवी के बेटे का नाम आ ही जाता था। और जब उसको लेकर बातें कुछ ज्यादा बढ़ने लगी तो उसने तंग आकर एक दिन सरला देवी के इकलौते बेटे ने पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया। अब पूरे दिन भर सन्नाटा रहता था। सरला देवी कुछ दिनों तक लोगों को दिखाई पड़ती रही और अक्सर घर के अंदर से उनकी आवाजें सुनाई पड़ती थी। अरे कलमुही कहाँ मर गई? मेरे बेटे को भी साथ ले गई। चल जल्दी आ जा बहू, घर बहुत गंदा पड़ा है। चल थोड़ा झाड़ू पोछा कर दे। फिर उसी लय में रोते रोते उनकी आवाज सुनाई पड़ती थी। बहुत अच्छी बहू थी, कभी शिकायत नहीं करी उसने। अभी हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा। मेरी वजह से उसका सिर फट गया था ना, मेरा बेटा भी उसी के पास है, लेकिन अब तो वो ठीक हो गई होगी। अरे कोई तो उन दोनों को वापस ले आओ। अब के उसे कुछ नहीं कहूंगी। कुछ दिनों के बाद पता लगा कि उनके किसी दूर के रिश्तेदार ने उस मकान को औने पानी दामों में किसी को बेच दिया था, क्योंकि सरला देवी के पागल खाने में भर्ती होने के बाद उस मकान को देखने वाला कोई नहीं बचा था।